मैं शिवशंकर मल, सहायक अध्यापक, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज आप सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अध्याय 2 भागों में विभक्त करके पढ़ाया जाएगा। भाग 1 में आप पढ़ेंगे संविधान का अर्थ, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान के क्या कार्य हैं। और भाग 2 में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण की क्या पृष्ठभूमि थी, संविधान सभा, संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं, सपने और वायदे, संविधान की प्रस्तावना और सबसे अंत में अभ्यास के प्रश्न क्या हैं। अब आप देखेंगे संविधान का अर्थ। पिछले अध्याय लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या में आप पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में शासक को असीमित अधिकार नहीं होते, वह पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता है। संविधान के कुछ सरकार के कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिक एवं सरकार दोनों को ही करना पड़ता है और इन नियमों के पालन या संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार के कार्य एवं उनके कार्य करने के तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। इस अध्याय में आप यह पढ़ेंगे कि संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्यों बनता है, संविधान बनाता कौन है और यदि संविधान के बनाने के बुनियादी मूल्य क्या है और क्या एक बार यदि संविधान बन जाए तो क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आप इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको समझने से पहले बच्चों नेल्सन मंडेला के बारे में आपको जानना होगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सलाहकार और महान पुरुष थे। इन्होंने ही इनका जो है दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेल्सन मंडेला यह कहते थे कि मैंने श्वेतों के खिलाफ संघर्ष किया है, मैं अश्वेतों की भी प्रभुसत्ता का विरोध करता हूँ। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र समाज की स्थापना करना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग को समान अवसर उपलब्ध हो और आपस में मेलजोल हो, और मैं इसी लक्ष्य के साथ, इसी आदर्श के साथ जीवित रहना चाहता हूँ और इसका ही कामना करता हूँ। और इसके साथ ही यदि इस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर सका तो मैं इसके लिए बलिदान भी दे सकता हूँ, ऐसा इनका कथन था। लेकिन जो वहाँ की गोरी सरकार थी नेल्सन मंडेला के इन विचारों से सहमत नहीं थी, इसलिए नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथियों सहित इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 1964 ईस्वी में रोबेन द्वीप है, रोबेन द्वीप के जेल में डाल दिया गया और कठोर कारावास की सजा दी गई और अगले 28 वर्षों तक उनको उस जेल में रखा गया। लेकिन बाद में चलकर यही नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी और लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद एक ऐसी व्यवस्था थी जो नस्ल पे आधारित व्यवस्था थी और 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार के बहाने यूरोप की जो कंपनियां थी व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंची और दक्षिण अफ्रीका में वैसे ही जैसे कि भारत में
हथियारों और जो जबरदस्ती के बल पर भारतीयों को गुलाम बना ली, ठीक उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भी उन लोगों ने गुलामी की जंजीर में बांध दिया। लेकिन भारत के विपरीत बड़ी संख्या में गोरे लोग आकर अफ्रीका में ही बस गए, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। और जो दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी, उस पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। बच्चों, तो जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, जिनकी आबादी लगभग 3/4 थी, जिन्हें अश्वेत कहा जाता था और जिनके चमड़ी का रंग काला था, वे अश्वेत कहलाए। तो इस तरह से उस समय दक्षिण अफ्रीका में 4 तरह के लोग थे। श्वेत जो बाहर से आए, और श्वेत जो यहाँ के मूल निवासी थे, और इसके साथ ही एक मिश्रित नस्ल होती थी जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और चौथा, कुछ भारतीय मूल के लोग भी थे। तो इस तरह से चमड़ी के आधार पर 4 तरह का दक्षिण अफ्रीका में वर्गीकरण था। लेकिन जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगहें होती थी, वहां पर श्वेत या इन समुदाय के लोग नहीं जा सकते थे, कोई इजाजत नहीं थी। गोरी लोग जहाँ पे रहते थे, वो लोग यहाँ जा भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि रेल, बस, होटल, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी इनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि श्वेत बस्ती में काम करने के लिए भी नहीं जा सकता था। यदि काम करने के लिए भी वहाँ जाता था तो उसे परमिट बनवाना पड़ता था, और जिनके पास परमिट नहीं होती थी, वह उन जगहों पर जो कि गोरों या श्वेतों के लिए आरक्षित था, वहाँ पे यह लोग नहीं जा सकते थे। साथ ही साथ इसके साथ ही जो ये श्वेत लोग होते थे, ये अन्य 3 वर्ग, अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय लोगों के मूल के लोगों को अपने से नीचा और छोटा समझते थे। यहाँ तक कि जो गिरजाघर होते थे, उसमें भी अश्वेतों का प्रवेश वर्जित था। ये सारी व्यवस्थाएं रंग भेद, नस्ल के पे आधारित थी, जिससे कि इन 3 वर्गों में जो अश्वेत थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, रंगीन चमड़ी वाले जो मिश्रित नस्ल के थे, और जो भारतीय मूल के लोग थे, उन लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज या जो गोरे लोग थे या श्वेत लोग थे, इनके विरुद्ध उन लोगों के मन में विद्रोह की भावना प्रारंभ हो रही थी। और 1950 के बाद आप देखेंगे कि रंग भेद के विरुद्ध इन लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। इनके विरोध में कई लोग आए। कुछ लोगों ने दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, जिसका नेतृत्व नेल्सन मंडेला के हाथ में था, उनके नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए। अनेक लोगों ने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। यहाँ तक कि बाद में कम्युनिस्ट पार्टियाँ, जो अन्य संगठन थे, वो भी इन लोगों के साथ आ गए, क्योंकि सब लोग श्वेतों का जो दमनकारी शासन था उससे आज़ादी चाहते थे। लेकिन शुरू में तो आप देखेंगे बच्चों कि इन क्रांति को पूरी तरह से दमनपूर्वक जो है दबाया जा रहा था, हथियार के बल पे। अब आप देखेंगे कि जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष तेज हुआ और जब यह सरकार को लगने लगा कि जबरन अब राज का बनाए रखना कठिन होगा, तब धीमे धीमे जो गोरी या श्वेत सरकार थी, उन लोगों ने धीमे धीमे इन लोगों को छूट देना प्रारंभ कर दिया गया। शुरुआत में जो नेल्सन मंडेला थे, जो रोबेन द्वीप वैसे ही था जैसे कि भारत में अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, जहाँ पे जो भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी होते थे और जिन्हें बड़ी सजा दी जाती थी, काला पानी की सजा दी जाती थी, उन लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। उसी तरह एक रोबेन द्वीप जो था, जहाँ पे इनको रखा गया था, वो भी था।
तो इस तरह से आप देखेंगे एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः जो है दक्षिण अफ्रीका 1994 ईस्वी में एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आज़ाद हुआ। लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। उसके बाद आप देखेंगे 26 अप्रैल 1994 को विश्व में एक नए दक्षिण अफ्रीकी लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हुआ। उसके बाद आप देखेंगे एक नए निर्वाचन का, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो कि रंगभेद शासन आधारित व्यवस्था के स्थान पे एक ऐसी शांतिपूर्ण ढंग से एक ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार था। यहाँ तक कि जो गोरे लोग थे वो बहुमत के जो सिद्धांत थे उसको मान गए। और एक तरह से पहली बार मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अब इतनी आसानी से तो बन नहीं सकता, क्योंकि संविधान बनाने के लिए श्वेत थे अश्वेत थे, सबके मन में अपनी अपनी धाराएं थी। क्योंकि अश्वेत चाहते थे जो बहुमत का सिद्धांत है उसका पालन हो, हमको सामाजिक आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। उसके उलट जो श्वेत थे उनको अपने विशेषाधिकार की चिंता थी, संपत्ति की चिंता थी कि इस पे अश्वेत अधिकार न कर लें। ये एक तरह से दोनों के मन में अपने अपने विचार थे, जिससे कि एक तरह से पारस्पर रूप से दो विचित्र, एक दमन सहने वाला, एक जिनके ऊपर जो दमन करने वाला था, इनको मिलजुल कर एक संविधान का निर्माण करना था। काफ़ी कठिन कार्य था, लेकिन दोनों लोगों ने मिलकर एक नए संविधान की रचना की, जिनको बनाने में लगभग 2 वर्ष लगे और इसमें नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। अब यह प्रश्न उठता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब मौजूदा प्रश्न यह है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। इसको आप बहुत आसानी से इस उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेतों और बहुसंख्यक अश्वेतों के बीच अविश्वास का माहौल था। आप देखेंगे पीछे कि जो श्वेत थे और बहुसंख्यक अश्वेत थे, उनमें आपस में अविश्वास का माहौल था। दोनों के मन में अपनी अपनी आशंकाएं थीं। दोनों के मन में अपनी अपनी आशंकाएं थी। दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि बहुसंख्यक जो अश्वेत थे वो बहुमत के सिद्धांत का पक्षधर थे, वहीं अल्पसंख्यक जो अश्वेत थे वह अपने संपत्ति और विशेषाधिकार की चिंता उनको खाए जा रही थी। ऐसी दोनों के बीच में परेशानियां थीं, लेकिन दोनों पक्षों ने कुछ न कुछ समझौता किया। श्वेत वर्ग के लोग मजदूरों को, गरीबों को कुछ विशेष अधिकार देने को तैयार हो गए। इसके अलावा जो पहले जो रंग भेद आधारित जो शासन व्यवस्था थी, जिसमें श्वेत के अलावा जो अश्वेत थे, मिश्रित नस्ल वाले थे, भारतीय मूल के लोग थे जिन्हें वोट के अधिकार नहीं थे, उनको भी वोट का अधिकार मिल गया। एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत यहाँ लागू हो गया पूरी तरह से। और इसके अलावा जो अश्वेत थे, इस बात की इन्होंने गारंटी दी कि भविष्य में जो गोरों की संपत्ति है या
जो अधिकार है उस पे बहुमत के सिद्धांत के आधार पर उनके ऊपर शासन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग भूल जाएंगे कि उन लोगों ने मेरे ऊपर कभी जुल्म भी किया था। लेकिन ये आप देखेंगे कि लेकिन एक ये था कि ये सारी चीज़ों के बावजूद एक भरोसा जो होना चाहिए था, उस भरोसा करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और बिना संविधान के तो ये हर चीज़ें क्या लिखित पहंत में होनी चाहिए। तो एक लिखित संविधान जो कि आप पिछले स्लाइड में देखें कि लगभग दो वर्षों में बन के तैयार हुआ होना चाहिए कि सरकार बनेगी कैसे, सरकार करेगी क्या, उसके क्या तरीके होंगे, उनके क्या काम होंगे, ये सारी चीज़ें लिखित पहंत में होनी चाहिए। क्योंकि दोनों विपरीत ध्रुव के थे तो इनको लिखित रूप से देना था और जिससे कि सभी पक्ष मानने के लिए बाध्य हों। जो लिखित संविधान तैयार हो उसको सभी पक्ष के लोग बाध्य हों। तो एक तरह से आप देखेंगे, एक तरफ आप देखेंगे कि एक देश दक्षिण अफ्रीका जो कि भेदभाव के लिए प्रसिद्ध था, नागरिकों के ऊपर अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पर एक ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई जहाँ पे नागरिकों को संविधान के द्वारा व्यापक अधिकार दिए गए। यहाँ तक कि अन्य देश के लोग इस संविधान से नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारियाँ ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इस सहमत के आधार पर लिखित रूप से उस देश में शासन चलाया जाता। इस तरह से एक तरह से संविधान हमारी विशेष आवश्यकता है। तो इस संविधान के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था, इसमें आप देखेंगे कि संविधान ऐसा नहीं कि दक्षिण अफ्रीका था, ये ठीक है कि दक्षिण अफ्रीका में विपरीत ध्रुव के थे, श्वेत के विचार अलग थे, अश्वेत के अलग थे, ऐसा अन्य देशों में नहीं है। अन्य लोकतांत्रिक देश या अन्य कोई भी देश हो, यहाँ तक कि कोई भी संगठन हो, सबको संविधान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि सबके विचार और हित अलग अलग होते हैं। जब सबके विचार और हित अलग अलग होंगे तो स्वाभाविक है संविधान हो। इसलिए किसी भी देश में या कोई भी संगठन हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबका अपना एक निश्चित संविधान होता है और जिस संविधान के आधार पर शासन या राजनीतिक दल या संगठन बनाए जाते हैं और लोगों को उनका पालन करना पड़ता है। तो आगे संविधान के कार्य। अब एक तरह से आपने पीछे देखा संविधान लिखित नियमों का एक किताब है जिसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। उन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है जिसे उस देश के रहने वाले सब उस परिक्षेत्र के उस देश के रहने वाले सभी नागरिक सामूहिक रूप से उसको मानते हैं और उसे ही एक तरह से लिखित नियमों के संग्रह को ही संविधान कहते। संविधान के व्यापक कार्य हैं लेकिन उस संविधान के प्रमुख कार्य यह हैं। पहला, लोगों के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास बनाए रखना। दूसरा, सरकार के गठन एवं फैसला लेने की शक्ति। ये संविधान के द्वारा प्रदत्त होता है कि सरकार का संगठन कैसे होगा, सरकार को कौन कौन सी शक्ति होगी, सरकार या शासन क्या क्या कर सकता है। तीसरा, सरकार के अधिकार, सरकार का क्या क्या अधिकार होगा उसको भी डिफाइन किया जाएगा, उसकी एक निश्चित रेखा। इसके अलावा चौथा, नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध करना। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उसको सूचीबद्ध करना। पांचवा, नागरिकों के सपनों एवं आकांक्षाओं को व्यक्त करना। ये संविधान के मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा बहुत से कार्य हैं संविधान जो करती है। इस तरह से आप देखेंगे कि जिन भी देशों में संविधान का निर्माण हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पे लोकतंत्र हो, लेकिन जिन देशों में
लोकतंत्र की स्थापना हुई है या जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ अनिवार्य रूप से संविधान है। आप देखेंगे जैसे अमेरिका के लोगों ने जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो उसके बाद इन लोगों ने अमेरिका में एक संविधान का निर्माण किया। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद भी फ्रांस के लोगों ने फ्रांस में एक संविधान का निर्माण किया। एक तरह से अब वर्तमान में चलन हो गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का अपना एक संविधान होगा और हर देशों में संविधान का निर्माण किया जाता है। तो एक तरह से आप देखेंगे अब आप देखेंगे कि संविधान अब आगे आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में अध्ययन का अगले भाग में भाग 2 में आप भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान में क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।